आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के टॉपर जिनकी रैंक है 2। मेरी सिविल की प्रिपरेशन या यूँ कहूँ समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन लगभग 2019 से स्टार्ट होती है। नोटिफिकेशन को बेस बना के कि मुझे अब समीक्षा अधिकारी देना है और मैंने प्रॉपर रणनीति के साथ ये सफलता पाई। तो उस समय में ही मैंने अपनी रणनीति को बनाकर प्रॉपर प्रीलिम्स क्वालिफाई। मेंस के भी वही टॉपिक अगर आप मजबूती से कर लेंगे तो फिर आप 2.5-3 महीने में निबंध और पत्र आलेखन जैसी चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जब आपके पास खाका होगा तो आप उसी खाके की भरपाई जो है वो आप ओरिजिनल कॉपी पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपको क्या लगता है कि कितना महत्व इसका साबित हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग कहीं ना कहीं असफलता से ही सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो जब खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर चूंकि मैं फेल हुआ। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के टॉपर जिनकी रैंक है 2, और अभी हम लोग उनकी तरफ चलते हैं और सारी बातें 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न आप लोगों ने हमें भेजे थे, जितने भी विद्यार्थियों के आम तौर पर जीवन पर प्रश्न होते हैं, उन सभी समस्या का समाधान आज सर के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे अपने, आप बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू करेंगे बच्चों को कि सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कितना समय लगा, और 1 बाय 1 करके मैं सारे विद्यार्थियों के प्रश्न मेरे पास रखे हुए हैं और मैं इसके बारे में आपसे पूछता रहूँगा। तो बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर 2021 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में मैं द्वितीय रैंक के साथ सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर चयनित हुआ हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसा मौका दिया है कि मैं कई सारे विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण करने का मुझे मौका मिलेगा। सर बेसिकली हमारी सिविल में बहुत जर्नी पुरानी नहीं रही है, लेकिन कुछ रणनीतियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी ही सफलता मिली है। मेरी सिविल की प्रिपरेशन या यूँ कहूँ समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन लगभग 2019 से स्टार्ट होती है। और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया और 2021 में नोटिफिकेशन आता है। तो फिर इस नोटिफिकेशन को बेस बना के कि मुझे अब समीक्षा अधिकारी देना है और मैंने प्रॉपर रणनीति के साथ ये सफलता पाई है। ओके, तो सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? सर मेरा ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से है, बीएससी किया हुआ हूँ। ओके। और उसके बाद मैंने 17 से 19 बीएड किया हुआ है। फिर उसके बाद जब 19 के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं सिविल की तरफ स्विच हो गया, इसके सिलेबस को देखने लगा और फिर देन नोटिफिकेशन जब आउट होता है तो मैं प्रॉपर समीक्षा अधिकारी पे। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने कब पास आउट किया था सर? ग्रेजुएशन मेरा ये 16 पास आउट है, 2016। तो 2019 में कोई ऐसी किक जिसको लगी हो कि हाँ यार हमको सिविल की तैयारी करनी चाहिए, कुछ ऐसा मोटिवेशन किसी ने दिया हो या मन में खुद ही कुछ आया, या कभी कभी रिजल्ट जब निकलता है, जब यूपीएससी का रिजल्ट आउट होता है तो उस समय सैलाब आता है कि अरे इनने कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ। और फिर जब स्टार्ट करता है बच्चा, कोई भी विद्यार्थी हो, जब वो स्टार्ट करता है, किसी कोचिंग में देख लीजिए, किसी संस्थान में देख लीजिए, शुरुआत करते हैं तो सर जगह नहीं मिलती है, और लेकिन जैसे कोचिंग का समापन होने वाला होता है तो वो बीच बीच में ही लास्ट में सिर्फ 10 ही 15 बच्चे बचते हैं। तो वो डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं? शुरुआत में कितना मोटिवेट रहते हैं, उनको लगातार मोटिवेशन अगर प्राप्त करना है, जब तक वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो मोटिवेट कर सकती है, जैसे कि आपको किया होगा? जैसे सर जैसा मैंने बताया कि 2017 से मेरा 19 बीएड था। तो जब तक बीएड था तब तक लग रहा था कि एज ए टीचर मैं पद पे जाऊंगा। लेकिन फिर उसी समय खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है बीईओ की। तो मैं उसके पाठ्यक्रम को देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। मेरा बीएड में जो था वो लेवल अच्छा था, वहाँ प्रदर्शन अच्छा था। तो जो दोस्त थे जो कहीं ना कहीं सिविल को टच कर रहे थे, सिविल के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उन्होंने मुझको देखा, मुझसे बातचीत की, तो कहा कि आप एज ए सिविल डिजर्व करते हो, जहाँ तक मेरा मानना है। तो फिर वहाँ से दोस्तों से थोड़ा मुझे माहौल मिला, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। और फिर उस खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, चूँकि मैं उसमें असफल रहा, लेकिन एक पथ मुझे वहाँ से मिल गया। जब आपका दोस्त आपको सलाह देता है कि आप एज ए सिविल सर्वेंट ज़्यादा अच्छा लगेंगे, एज ए टीचर आप लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके अंदर प्रतिभा है वो अच्छी है, आप मतलब उच्च स्तर पे जाना चाहिए, कर सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ से बीओ की चूँकि तैयारी की, वहाँ पे असफल हुआ। देन फिर खंड इसका सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आउट होता है।
फिर मैं इधर अपनी बेहतर रणनीति के साथ काम करता हूँ। तो फिर वही पंक्ति, सफल होता हूँ। क्या सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, कहाँ रहेगी कमी देखें और सुधार करें। जी जी। तो आपने पहली असफलता से बहुत कुछ सीखा होगा, जी जी, है ना। फिर क्या नहीं करना है जी, वो आपने नहीं किया और इस प्रकार आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले विद्यार्थी के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रैंक लाने की सोची थी क्या आपने कि हम रैंक पे आएंगे, है ना, रैंक 2 आएगी, रैंक 1 आएगी, रैंक 3 आएगी, रैंक 4 आएगी, रैंक का सपना था कि बस पास होने का कुछ सपना था? देखिए सर, ऐसा था कि जैसे तैयारी की चूंकि शुरुआती चरण में क्या था कि मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छा समझा था। तो मैं अपनी जो तैयारी जो थी उसको प्रॉपर रणनीति के साथ कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं दोस्तों के साथ बात करता था, डिस्कस करता था, जैसे मेंस मतलब जो रैंक जो है वो तो मेंस से ही कंफर्म होती है क्योंकि प्री का तो नंबर एड नहीं होता है। तो दोस्तों के साथ बात करता था, मैं कहता था कि मैं ऐसा लिख के आया हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख के आया हूँ। तो दोस्त कहते थे कि अरे परेशान ना हो, टॉप करोगे। ठीक है। तो जब आपके दोस्त वो दोस्त मतलब जो सिविल में कहीं ना कहीं पहले से हैं, उनको बहुत सारी जानकारी होती है, क्योंकि वो गलतियां भी कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर मतलब मैं जो लिख के आया हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, वो समझ जाते हैं कि हाँ अच्छा लिख के आया हूँ। तो चूंकि मुझे तो देखिए एज ए स्टूडेंट सभी को जब तक रिजल्ट नहीं होता है तब तक लगता है कि मैं अंदर ही हो जाऊँ किसी भी तरीके से। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ चर्चा करता था कि मैं मुहावरे का वाक्य प्रयोग ऐसा किया हूँ, निबंध इस तरीके से लिखा हूँ, पत्रालेखन इस तरीके से किया हूँ, तो दोस्त सभी मतलब एकदम कहते थे अरे टेंशन फ्री होके रहो, टॉप करोगे। ये बात तो ये रहता तो भगवान करे ऐसे दोस्त सबको मिले जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे, मतलब कि अच्छी संगति। बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए हमें कितना मिनिमम समय चाहिए, 1 वर्ष का या 6 महीने का या 8 महीने का? और उस 8 महीने, एक तो हमें पूरा टाइम बता दीजिए कि हमें इतना समय चाहिए सर पढ़ने के लिए, और एक दिन में आप कितना पढ़ें कि वो उतना टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग जॉब की तरफ आएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, अब देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, अपने घर का खर्चा भी उठाते हैं। वो बहुत सारे हमें क्वेरी भेजते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ के तैयारी करूं कि बिना जॉब छोड़े क्या मेरी तैयारी हो सकती है, पॉसिबल है? तो इन प्रश्नों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि टोटल कितना समय चाहिए होगा इस समीक्षा अधिकारी के लिए? जैसे सर प्रॉपर समीक्षा की अधिकारी की जो तैयारी है वो जब 2021 का नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बाद मैं प्रीलिम्स को गंभीरता से लेता हूँ। तब उससे पहले तो मैं जैसे नॉर्मल जीएस ही पढ़ रहा था, कोई एग्जाम टारगेट नहीं था। तो मेरी जहाँ तक रणनीति रही है कि जैसे मतलब नोटिफिकेशन आउट होने के बाद लगभग 5-6 महीने का समय मिला था, तो उस समय में ही मैंने अपनी रणनीति को बनाकर प्रॉपर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। बहुत बढ़िया। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया उसके बाद सर मैंने क्या किया कि मेंस पे फोकस किया। क्योंकि ऐसा मिथक है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आप समय का प्रबंधन जानते हैं सही तरीके से, मुझे लगता है अगर आप प्रबंधन सही से कर लेते हैं तो आप कम समय में भी चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। आप देखिए आपकी प्रतिभा, आप किस पोर्शन को अच्छे से जानते हैं, हिंदी को अच्छे से जानते हैं या जीएस को अच्छे से जानते हैं, किस सब्जेक्ट से के किस टॉपिक से आपको नंबर स्कोर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो जैसे ही जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ देन तब मैंने लगभग 2.5-3 महीने का जो समय मिला उसी में मैंने पूरा मेंस का तैयारी की और सफलता पाई। तो हमें मिथक पे नहीं जाना है कि साल 2 साल 4 साल की तैयारी चूँकि मायने रखती है, हम कितना बेहतर कम समय में प्रदर्शन अपना दे सकते हैं वहाँ पे। आपने ये जो उत्तर दिया है ना सर, इस उत्तर से इतने सारे लोगों के डाउट सॉल्व हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस लिए कितना समय मिलेगा, हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए कि हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो जो आपने ये वाला उत्तर दिया है तो इससे आगे के जो हमारे क्वेश्चन थे उसका उत्तर आपने पहले दे दिया है। जैसे कि हमारे पास आया हुआ था, बच्चे का क्वेश्चन आए हुए थे कि विद्यार्थियों के कि सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें कि पहले प्रीलिम्स करें कि पहले मेंस करें, कि हम लोग क्या प्रीलिम्स करने के बाद क्या मेंस को टारगेट कर सकते हैं, इतना समय मिलता है? तो आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि सर ने पहले प्रीलिम्स को टारगेट किया, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आप देखेंगे जो जीएस आप पढ़ रहे हैं वही जीएस आपकी 120 नंबर की आगे भी आने वाली है। ठीक है ना। तो यानी वही आपका मेंस में भी काम आने वाला है। तो आपको इतना पर्टिकुलर समय लग जाएगा, इतना पर्टिकुलर समय आपको मिल जाएगा कि आप मेंस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और अगर दोनों एक साथ की जाए तो फिर माशाल्लाह कितना अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या है कि जैसे जीएस आपका चूंकि प्रीलिम्स में 140 नंबर का रहता है, जिसमें 20 अगर आप रीजनिंग को हटा दें तो मतलब 120 क्वेश्चन वो है, और 60 जो है वो 6
टॉपिक जो है हिंदी के। तो ये तो आपका प्रीलिम्स है और यही सेम मेंस में रहता है। तो प्रीलिम्स में आप जितना इसको गंभीरता से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको 5-6 महीने मिल रहे हैं, तो अगर आप इन 5-6 महीने में मेंस के भी वही टॉपिक अगर आप मजबूती से कर लेंगे तो फिर आप 2.5-3 महीने में निबंध और पत्र आलेखन जैसी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, समीक्षा अधिकारी में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो ऐसे राइटिंग है, निबंध लेखन है। तो जब भी निबंध लिखने की बात आती है, आधे से ज़्यादा विद्यार्थी इस बात के लिए डर जाते हैं, सर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेता हूँ सारे जी, लेकिन मैं लेटर राइटिंग कैसे करूँगा, मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा, क्या राइटिंग उसमें मैटर करती है, मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूँ। अगर जैसे मान के चलिए कि आपके साथ भी ऐसे होगा कि आपने कभी ऐसे नहीं लिखा होगा, फिर इसके बाद आपने सोचा होगा कि आज से हम लोग ऐसे लिखना शुरू करेंगे, तो कैसा गाइडेंस लिया था आपने कि आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसे लिखना शुरू किया था? कई सारे ऐसे खराब लिखे थे, या लोगों से चेक करवाए थे, या अपने टीचरों से चेक करवाए थे, या अपने संस्थान में हम लोग के चेक करवाए थे? किस इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो बिल्कुल बेसिक से अगर हम लोग को निबंध लिखना हो या लेटर राइटिंग पर बात करनी हो तो वो आपका अगर उत्तर मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इससे पहले चूँकि कभी ऐसे कहीं लिखने को आया ही नहीं था किसी एग्जाम में, तो ये मुझे भी मतलब टिपिकल था कि ऐसे को कैसे प्रॉपर तैयार करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले जैसे मैंने कुछ कंसल्ट किया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चूँकि आपको पीसीएस के जो मेंस के जो बच्चे होते हैं उनकी कॉपीज आपको मिल जाएंगी, तो पहले आप उनकी कॉपीज़ को 2-4 ऐसे की कॉपीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद आप उनके थोड़े प्रारूप को समझ लीजिएगा, डायमेंशन को समझ लीजिएगा। यार कुछ भी ना अगर आपको समझ में आए तो आप कम से कम 4-5 कॉपी जो है वो तल्लीनता के साथ एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा कि आखिर निबंध में लिखा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब मैंने वो काम कर लिया, फिर नेक्स्ट सजेशन ये था कि जैसे निबंध लिखना है तो हमको क्या करना है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखने लगें। पहले जो निबंध है, टॉपिक है, उस पर पहले हम एक प्रारूप बना लें रफ पेज पे कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। जब आपके पास खाका होगा तो आप उसी खाके की भरपाई जो है वो आप ओरिजिनल कॉपी पे करेंगे। ऐसे क्या होगा कि अगर आपके पास खाका आप नहीं बनाए होंगे तो आपके मन में जो भी विचार आएंगे, जो विचार पहले आना चाहिए था वो बाद में आएगा, बाद वाला पहले आ जाएगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे मुझे कोटेशन डालना है, कहाँ पे किसी पंक्ति को डालना है, तो उससे क्या है कि लय नहीं बनेगी। तो ज़रूरी है कि अगर आप मतलब जो भी बच्चे एकदम अनभिज्ञ हैं तो वो कोशिश करें कि पहले निबंध के 2-4 जो मॉडल आंसर होते हैं उनको देख लें, और देखने के बाद फिर उनको प्रारूप बनाने की कोशिश करें। सीधे निबंध नहीं लिखें, पहले प्रारूप पे काम करें कि ये निबंध एग्रीकल्चर का है तो वो किस किस डायमेंशन है, इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, सामाजिक क्या है, कहाँ पे हमको इकोनॉमिकली डाटा डालना है, जीडीपी में क्या रोल है। जैसे अगर पर्यावरण का है तो पर्यावरण में क्या है कि उसका सामाजिक दुष्प्रभाव क्या है, कल्चरल दुष्प्रभाव क्या है, राजनीतिक में क्या है, आर्थिक में क्या है, किस तरीके से हमारी जीडीपी को रोकेगा। तो ये अगर आपके पास खाका है पहले से तो है, नहीं तो क्या है कि उस समय आपको अगर आर्थिक का समझ में आया तो आप नुकसान नहीं लिखते चले जाओगे, केवल आर्थिक, आप सोशल नुकसान नहीं लिखोगे उसका। सही। तो इसलिए खाका बनाना जरूरी है। देन फिर मटेरियल के लिए आप कोई भी प्रॉपर बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट में, अब तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं तो उनको आप ले सकते हैं। ओके, तो अगला ये है कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर कितना कारगर होता है सिलेक्शन दिलाने तक, क्योंकि जैसे कि अब 13 साल के इस करियर में मैंने तो हमेशा यही कहा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता चल जाता है कि लेवल क्या है, और लास्ट के जो 5 साल के पेपर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज भी अगर हम पीसीएस मेंस की बात करें तो उस पीसीएस मेंस में आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन बस हल्का सा घूम घूम के आता रहता है, और वही प्रीवियस ईयर के पेपर ही आप घुमा घुमा कर वो देते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आपको क्या लगता है कि कितना महत्व इसका साबित हो सकता है? जैसे सर, जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग कहीं ना कहीं असफलता से ही सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो जब खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर चूंकि मैं फेल हुआ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप पढ़ने में ठीक हैं, आखिर फेल क्यों हुए, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ हाँ कहीं तो कहीं गलत कमी रह गई थी। तो मैंने क्या था कि उसके पीसीएस के ही चूंकि पेपर्स को देखा, खंड शिक्षा अधिकारी शायद 2005 में एक वैकेंसी हुई थी तो उसके पेपर से मैंने कंपैरिजन किया, तो मुझे लगा कि यार प्रीवियस ईयर ही गलत हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर का क्या रोल है, तो मैं समझता हूं कि प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल है। चूंकि मैं ये कहूँगा कि जो आप मेरी जो प्रीलिम्स की तैयारी 5-6 महीने में हुई, 2.5 महीने 3 महीने में जो मेंस की तैयारी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा रोल, प्रमुख रोल जो है वो इसी का था, प्रीवियस ईयर का था, क्योंकि मैंने उसी को आधार बनाया
क्योंकि देखिए जीएस जैसे आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो देखिए पढ़ाई तो ग्रुप डी का बच्चा भी पढ़ता है, एसएससी का बच्चा भी वही ज्योग्राफी पढ़ता है, और समीक्षा अधिकारी भी वही ज्योग्राफी पढ़ता है, और आईएएस पीसीएस भी पढ़ता है। लेकिन समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने प्रश्नों का स्वरूप क्या है वो आपको प्रीवियस ईयर ही बताएगा। और जब आप उसी प्रीवियस ईयर पे अच्छे से ध्यान से उसको तैयार किए होंगे, देन आप प्रश्न परीक्षा के स्वरूप को समझेंगे, और जब आप परीक्षा के स्वरूप को समझेंगे तो आपको डर नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हिंदी में आती हैं, हिंदी में विलोम शब्द जो कि आसान लगते हैं हमको सुनने में कि क्या विलोम शब्द, मैं तो एग्जाम में कर ही लूँगा, लेकिन वही विलोम शब्द बच्चे जो है परीक्षा में नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समीक्षा अधिकारी के लेवल के विलोम शब्दों को गंभीरता से लिया ही नहीं। आप एसएससी के विलोम शब्दों को करते रहे, आप यूपीएससी के विलोम शब्दों को करते रहे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो आपको पथ प्रदर्शन के रूप में काम करता है कि आपको किस तरीके से, हमारी डिमांड क्या है, इस एग्जाम की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुरूप आप तैयारी कीजिए। ओके, सही बात है। एसएससी एमटीएस में जो आपके हिंदी का जो लेवल है और उसका समीक्षा अधिकारी में जो लेवल है, दोनों के लेवल में अंतर है। ठीक है, अब तो चलिए एमटीएस का सिलेबस भी बदल गया है। तो ये हम लोगों की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने दिए थे वो सारे क्वेश्चन को हमने आज सर के साथ डिस्कस किया है, और आई विश कि इस इंटरव्यू से बहुत सारी बातें आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, आज सर और अगले आप। तो चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो फाइनली एसएससी के एग्ज़ाम में जो हिंदी आती है और अन्य परीक्षाओं में जितनी हिंदी आती है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या अन्य परीक्षाओं में जितनी भी हिंदी आती है, और सभी परीक्षाओं की हिंदी को अगर हम लोग समीक्षा अधिकारी में देखें तो समीक्षा अधिकारी की हिंदी थोड़ी सी अलग होती है। क्यों सर? तो हम लोगों को अगर तैयारी करनी है तो हम लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए, समीक्षा अधिकारी के लेवल की हिंदी को देखते हुए उसके लेवल की तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी पढ़ रहे हैं वही हिंदी यहाँ पर भी कारगर आपकी सिद्ध होगी। तो ये भ्रम आपको अपने मन से निकालना है और इसी को आधार बनाकर, इसी को अपना सपना बनाकर तब तक लगे रहना है जब तक कि आपका सफलता आपके कदमों पर नहीं आ जाती। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।